अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 1 है और आज हमने नेफ्रॉन के सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है। हमने आज प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप है इसका फिल्ट्रेशन का, सेकंड स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन का और थर्ड स्टेप है सेक्रीशन का। तो पहले हम फिल्ट्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम डायग्राम पे आते हैं नेफ्रॉन की। जी, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। अगर इसे हम डायग्राम को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि एफरेंट आर्ट्रियूल्स, ये वो आर्ट्रियूल्स हैं। आर्ट्रियूल्स किसे कहते हैं? जो आर्टरीज सब डिवाइड हुई होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स में, उनको हम आर्ट्रियूल्स कहते हैं। तो एफरेंट आर्टरी वो आर्ट्रियूल है जो यहाँ पर बूमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है और जो यहाँ से निकल रही है वो एफरेंट आर्ट्रियूल है। जब ये आर्ट्रियूल बूमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होते हैं तो ये जो पार्ट बना रही है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस की जो यहाँ पर वॉल्स हैं ये पोरस होते हैं, इनके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये पोरस होने की वजह से एक तो यहाँ पर ये और थिन हो जाती हैं, और थिन होने की वजह से यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर से ये जब एक चीज़ थिक होती है, डायलेट होती है और अचानक से वो थिन हो जाती है तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इन आर्ट्रियूल्स को यहाँ पर थिन कर दिया गया है, दूसरा इनको पोरस कर दिया गया है। अब यहाँ पर थिन होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ और पोरस होने की वजह से जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ से फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, केमिकल्स होंगे, वो यहाँ से सारी फिल्ट्रेट होकर इस बूमेन्स कैप्सूल में ऐड होते जाएंगे। बूमेन्स कैप्सूल से ये जो फिल्ट्रेट है मूव करेगा आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहते हैं वो वाली ट्यूब्यूल जो स्टार्टिंग में होती हैं। प्रॉक्सिमल का मीन होता है स्टार्ट होना। तो ये स्टार्टिंग में जो ट्यूब्यूल्स होंगी हम उनको ट्यूब्यूल होगी, उसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहेंगे। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जब ये मटेरियल आता है, फिल्ट्रेट आता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टरी जो है जो यहाँ से निकल रही थी, उन्होंने इसके इर्द गिर्द नेटवर्क बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है इन आर्टरीज़ के अंदर। जब इन आर्ट्रियूल्स के अंदर मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो बाकी जो मटेरियल रहता है वो सारा वेस्टेज रह जाता है। फिर ये वेस्टेज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होता हुआ यहाँ पर डिसेंडिंग लिम में आ जाता है। डिसेंडिंग लिम हम इन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। डिसेंडिंग लिम ऊपर से जब ये नीचे यूरिन सिस्टम आता है तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सेक्रीशन स्टार्ट कैसे होगी कि यहाँ पर इसकी एपिथेलियल जो लेयर, एपिथेलियल लेयर कहते हैं जिसने जो सबसे पहली लेयर होती है जो वॉल बनाती है, किसी भी स्ट्रक्चर की वॉल बना रही होती है, उस एपिथेलियल लेयर से H पॉजिटिव आयन सेक्रीट होंगे और इस फिल्ट्रेट के अंदर इसकी pH को मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ पर सेक्रीशन होती भी है ताकि यहाँ पर जितना भी फिल्ट्रेट वेस्टेज मटेरियल रह गया है उसकी pH को मेंटेन किया जा सके, वो हार्मफुल ना हो, यानी कि बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो डिसेंडिंग लिम से आते हुए जब ये मटेरियल असेंडिंग लिम में जाएगा, यहाँ से इसको हम कहते हैं लूप ऑफ फैनल, यहाँ से असेंडिंग लिम में जाएगा तो यहाँ से ये सारा फिल्ट्रेट पास होता हुआ यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट के साथ दूसरे नेफ्रॉन सिस्टम भी, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन सिस्टम कंबाइन हुए होते हैं, तो जितना भी यूरिन होता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से फिर पेल्विस में, रीनल पेल्विस में जाकर कलेक्ट होता है। रीनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसको हमें 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है। देन हमने किया रीअब्जॉर्प्शन का, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है, बहुत से सब्सटेंसेस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इन आर्ट्रियूल के अंदर। देन हमने लूप ऑफ हैनल में जो हमने सिक्रीशन पढ़ी है H पॉजिटिव आयंस की, वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नेम है जी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें कि हम अगर किडनी की बात करें तो उसका हमने ये स्टडी करनी है कि उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं, उसमें यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है, कि अगर कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना हो तब क्या कंडीशन होगी, अगर डिल्यूटेड यूरिन है तो तब कंडीशंस क्या होंगी। इस टॉपिक को हम एज ऑस्मो रेगुलेटरी के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि हम किडनी को एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी लेते हैं। कैसे? अब हम ये स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का कैसे है। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कैसे है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसने वाटर और सॉल्ट की कंडीशन को मेंटेन करना है। इसका मतलब है यूरिन फॉर्मेशन में किडनी ने जो यूरिन बनाया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा है। तो यूरिन फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। अगर बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई कम है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो तब यूरिन कौन सा बनेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, जिसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन, जिसके अंदर वाटर कम होता है
उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वाटर जो है उसकी जो सप्लाई है वो सफिशेंट है, यानी कि वाटर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तो तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्मोटिक कंडीशन कहेंगे। हाइपो मीन होता है कम, ऑस्मोटिक मीन आपको पता है साल्ट, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी जिसमें हमारे ब्लड के अंदर साल्ट कम, अगर वाटर ज़्यादा हो, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की सप्लाई ज़्यादा है। इस कंडीशन में कौन सा यूरिन बनेगा, डिल्यूटेड यूरिन बनेगा। डिल्यूटेड यूरिन का मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये आप कंडीशन आपको समझ लग गई कि अगर हमारे पास वाटर की सप्लाई कम होती है तब कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, अगर वाटर की सप्लाई ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो तब वहाँ पर डिल्यूटेड यूरिन बनेगा। अब हम इसको ना बारी बारी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अगर सफिशिएंट सप्लाई वाटर होगा तो तब किडनी क्या वर्क करेगा, तब रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की वो कम हो जानी है, क्योंकि बॉडी में हमारे ब्लड में ऑलरेडी वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाए तो क्या होगा, ब्लड में और भी ज़्यादा वाटर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर होना क्या है, डिल्यूटेड यूरिन बनना कैसी है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ख़त्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब इसको कम कैसे किया जाएगा कि ADH हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर इस हार्मोन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो यूरिन के अंदर वाटर ज़्यादा रह जाएगा। तो इस तरह ये डिल्यूटेड यूरिन बनता है। दूसरी बात हमने ये की कि मैमेलियन किडनी जो है, जितने भी ट्रस्टियर एनिमल्स हैं, उन्होंने ये अडॉप्टेशन की थी कि अपने किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन की जो अडॉप्टेशन है वो कर ली थी। अगर हम बात करें मैमेलियन किडनी की तो ये 99% किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा सकते हैं। तो दूसरी हमने जो पहली कंडीशन पढ़ी कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी वाटर की तब कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। तो कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा, तो इसके ये दो इसमें चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक है हार्मोन्स।